नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पोस्टों की अभी आंसर की जारी हुई है। तो उसके बाद जो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो, एक ही वीडियो में हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट सीरियस हैं एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमारे पास रैंक मित्रा से जो डाटा अपलोड किया गया है, लगभग 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का डाटा हमारे पास आया है कि किसने कितने मार्क्स आंसर की में अचीव किए हैं, जो रॉ स्कोर उनका होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो पीईटी के लिए है कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके अलावा आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहे हैं उनको क्लियर कर देते हैं। देखो, वैसे तो YouTube पे हर एक चैनल पे लगभग हजारों वीडियो YouTube पे अपलोड इस चीज को लेकर हो चुकी हैं, लेकिन सभी सिर्फ एक ही रट लगाए रहते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, अपना अपना अनुमान ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन हम ये जो कट ऑफ बता रहे हैं, ये रैंक मित्रा से हमको सभी कैंडिडेट की जो आंसर की है, लगभग 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट की आंसर की उस पर अपलोड करी गई हैं। उसी डाटा के आधार पे हम आपको ये कट ऑफ बताएंगे। तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन अगर उसको आज स्वीकार कर लोगे तो आगे आपको वो फायदा भी दे देंगी। तो चलिए हम कट ऑफ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके सभी डाउट क्लियर कर देते हैं जो हमें अदर वीडियो के कमेंट से पता चले हैं। सबसे पहला जो कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा है कि जो इस बार की वैकेंसी के लिए पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे वो 97,000 ना होकर 55,000 करे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी होती है उसका 3 गुना लगभग कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि 3 गुना बुलाएंगे, हो सकता है 2.5 गुना भी बुला सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नहीं तो कहने लोगों कि ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है 2.5 गुना 3 गुना कितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मान लेते हैं 3 गुना, तो 97,000 कैंडिडेट को लगभग बुलाया जाएगा। अब इसमें वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाले हो गए, पीडब्ल्यूबीडी वाले हो गए, सीसीए वाले हो गए। तो ये कैंडिडेट अलग रहेंगे। इनका डायरेक्ट डीबी होता है क्योंकि इनको फिजिकल टेस्ट के लिए छूट दे दी जाती है। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया कि हाँ बिल्कुल 97,000 कैंडिडेट को ही पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा, अब अगली चीज ये होती है कि अब कहेंगे कि जो पीईटी के लिए कैंडिडेट हो गए वो तो सिर्फ वही कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें पीईटी दिया है। तो लगभग 18,000 वैकेंसी ओपन कैटेगरी वालों के लिए है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो पीईटी देकर फाइनल में सिलेक्ट होंगे। तो 97,000 में से सिर्फ 18,000 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, बिल्कुल यही होता है। लेकिन इसमें से जो सीसीए वाले, एक्स सर्विसमैन वाले और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, इनमें से कुछ कैंडिडेट अब्सेंट हो जाते हैं। मतलब कि एब्सेंट हो जाते हैं या फिर वो डीबी नहीं देते हैं या उनको जॉब नहीं चाहिए होती है तो डीबी में नहीं जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो जो भी सीटें बचती हैं तो वो हमारे जो और कैटेगरी वाली हैं, ओपन कैटेगरी वाली, उनको दे दी जाती हैं। तो ये आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया है। अब तीसरा जो डाउट कैंडिडेट के मन में चलता है कि जो इसकी कट ऑफ बनेगी तो फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स इसके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल मार्क्स बढ़ते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक भी इसके लिए बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी स्वीकार करना कि अगर आपकी लगभग कट ऑफ अगर 70 भी पीईटी के लिए जाती है तो आप ये मान के चलना कि 74 भी कट ऑफ आपकी फाइनल जा सकती है। मतलब आपका पीईटी टेस्ट भी हो जाएगा और हो सकता है अगर आपका पॉइंट कुछ मार्क्स भी रह जाता है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं कराया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके कम मार्क्स होंगे तो वो अपना अपना अंदाजा लगा रहे होंगे, अलग अलग कट ऑफ की वीडियो देखने में लगे हुए होंगे। तो देखो, फालतू की वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। जो रियल डाटा है, लॉजिकल चीजें हैं, उसी के हिसाब से आपको चलना ही होगा। नहीं तो फिर बाद में सारी चीजों की खुशी जो है वो स्वीकार करने के बाद दुख में बदल ही जानी है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये चीजें हो गई हैं। अब हमारी तीसरी चीज, हम लॉजिक पे आते हैं। जो कट ऑफ बनती है, कट ऑफ कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उस जोन में कितनी वैकेंसी है। दूसरा, उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तीसरा, आपके जो एग्जाम है उसका लेवल क्या रहा था। चौथा, जब आप पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हो भी जाएंगे तो उसमें कितने कैंडिडेट आपके जोन से पास होते हैं। और पांचवा होता है सबसे बड़ा, नॉर्मलाइजेशन का खेल, जिसे हम किस्मत का भी खेल कह सकते हैं। क्योंकि जितनी हार्ड शिफ्ट, अगर आपको इजी शिफ्ट भी मिल जाती तब भी आप उतने मार्क्स नहीं ला पाते, जो कि आपको हार्ड शिफ्ट में काउंट करने के बाद नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बोनस के रूप में मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों पे फाइनल कट ऑफ डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने रियल डाटा पे चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बोनस के रूप में मिल सकते हैं।
तो चलिए अब हम अपने डाटा पर चलते हैं। तो देखो ये है सारी चीज़ें, ये हमारे पास डाटा है, अलग-अलग शिफ्टों का हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, किस शिफ्ट से कितने मार्क्स आए हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे 32,000 वैकेंसी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लगभग 96-97 हज़ार कैंडिडेट को, यहाँ पे हम मान लेते हैं 97 हज़ार कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें जो एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट होते हैं वो अलग रहेंगे, और जो CCAA वाले कैंडिडेट रहेंगे वो अलग रहेंगे, और जो PWBD वाले कैंडिडेट रहेंगे वो अलग रहेंगे। उनका डायरेक्ट DB कराया जाएगा, PET मैन को छूट दे दी जाती है। अगली चीज़ यहाँ पे लिखी है, सभी का डाटा नहीं मिला है, कुछ ही लोग हैं जिनको जो मार्क्स ज़्यादा लाए होंगे, या फिर अलग-अलग साइट पे उन्होंने अपलोड किया होगा, या फिर ऐसे ही काउंट कर लिया होगा, मतलब उन्हें कट ऑफ से मतलब ही नहीं है, सिर्फ कट ऑफ बढ़ाने के लिए ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं। इस तरह के कैंडिडेट हो रहे हैं जिनका डाटा हो सकता है हमें नहीं मिला होगा। तो हमें सिर्फ अभी 5 लाख कैंडिडेट का ही डाटा मिला है, तो उसके बेस पर हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो उससे बढ़कर ही आप मानना, उससे कम बिल्कुल भी मत समझना। बाकी हमने कह दिया कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। कट ऑफ के लिए सबसे पहले देखो वैकेंसी की संख्या देखी जाती है जोन में, फिर उसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, और जो PET है उसमें कितने कैंडिडेट पास होते हैं, और फिर नॉर्मलाइजेशन कितना, क्योंकि 2 से लेके 15 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, आगे बात करेंगे कि कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखो टोटल पोस्ट हैं 32,438, जिसमें एक्स सर्विसमैन वाली पोस्टें हैं 6,487-88, और CCA वाली जो पोस्टें हैं वो हैं 6,787-88, PWBD वाली हैं 1,298 के समथिंग, और बाकी की बचती हैं 56% जो कि 18,166 सीट बचती हैं। तो इसके लिए PET कराया जाएगा, और PET के बाद इनका सिलेक्शन के लिए फाइनल कट ऑफ भी बनाई जाएगी। इसमें UR की जो सीट है वो 7,266 रहेंगी, OBC की 4,905 रहेंगी, SC की 2,725, ST की 1,362 और EWS की 1,817, 1-2 आगे पीछे भी हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कि कुछ एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट और PWBD वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उनको, तो वो सीटें जो खाली जाती हैं वो ये जो ओपन कैटेगरी वाली यहाँ पे दिख रही हैं इनको दे दी जाती हैं। जो UR वाले एक्स सर्विसमैन की होंगी वो UR वालों को दी जाएंगी, जो OBC की होंगी वो OBC को, SC वालों को SC की, ST वालों को ST की, और EWS वालों को EWS की यहाँ पे दी जाएगी। खैर EWS तो इसमें होगा ही नहीं शायद। तो यहाँ पे अब रैंक मित्रा की हमारे जो 5,01,801 का डाटा मिला है, उसमें सभी कैंडिडेट के 95 मार्क्स से सिर्फ 5 कैंडिडेट ने अचीव किए हैं, 90 मार्क्स 41 कैंडिडेट ने, 85 प्लस 522 ने, 80 से ज़्यादा 4,685 ने, 75 से ज़्यादा 19,732 ने, और 70 से ज़्यादा 50,973 कैंडिडेट ने, और 65 से ज़्यादा 95,916 कैंडिडेट ने अचीव किए हैं। ये अभी तक का डाटा है, ये डाटा और भी बढ़ेगा, और भी ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो ज़्यादा मार्क्स अचीव कर चुके होंगे। तो ये समझ लो कि 65 से ज़्यादा तो आपकी कट ऑफ रहने ही रहने वाली है। बाकी आगे बात करेंगे, अलग-अलग कैटेगरी की भी यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ों को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो जो शिफ्टें हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सारे सीरियल नंबर हैं। तो टोटल जो 101 शिफ्ट हुई थी, तो 101 शिफ्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 14 दिसंबर 2025 की शिफ्ट थी, उसका जो एवरेज मार्क्स है वो 49.97 मतलब लगभग 50 बन रहा है। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो रहने वाली है 19 दिसंबर 2025 वाली। तो ये हो जाएगी सबसे हार्ड शिफ्ट, जिसके एवरेज मार्क्स 38.43 आ रहे हैं। और जो सबसे ईजी शिफ्ट है वो हो रही है हमारी 14 दिसंबर 2025 की, जिसके एवरेज मार्क्स 50 आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अब हम बताएंगे कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो देखो यहाँ पे हम लिख के आपको बताते हैं। नीचे आ जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे 38 मार्क्स सबसे हार्ड शिफ्ट के आ रहे हैं और 50 मार्क्स सबसे इजी शिफ्ट के आ रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो 12 का आ रहा है। तो ये मान के चलो कि आपका जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन में 1 से लेके 12 मार्क्स तक आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाया जा सकता है, और हो सकता है कि 12 से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये मान के चलो कि किसी शिफ्ट के 12 मार्क्स से भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये मान के चलना कि जिनके मार्क्स भी 60 आ रहे हैं उनके 72 भी हो सकते हैं, शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो जिनके 60 मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकते हैं जिनके पहले से 70 हैं और सिर्फ एक ही मार्क्स बढ़ रहा है तो उनका सिर्फ 71 मार्क्स ही हो पाएगा। तो हो सकता है कि जो ड्रॉ मार्क्स हैं उनका 70 वालों का किसी का सिलेक्शन ना हो और 60 वाले का सिलेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो ये हमारी होगी नॉर्मलाइजेशन की बात। अब अगर नॉर्मलाइजेशन को हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो नॉर्मलाइजेशन है जो 1 से लेके 12 मार्क्स तक हमको देखने को मिल जाएगा। वो अलग-अलग शिफ्ट के आधार पे रहेगा, तो वो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी शिफ्ट है, मतलब अगर जिनके जो सबसे हार्ड शिफ्ट में है इनको 100% 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसके बाद मतलब ये है कि 50 मार्क्स में जितने भी आपके मार्क्स कम पड़ रहे हैं अगर इस शिफ्ट में हैं, तो आपके जितने भी मार्क्स कम पड़ रहे हैं
मतलब इस शिफ्ट वालों के 12 बढ़ जाएंगे, फिर इस शिफ्ट वालों के लगभग 11 से थोड़े कम बढ़ेंगे, फिर इस शिफ्ट वालों के लगभग 11 से कम, इस शिफ्ट वालों के 10। इस तरह से आप अपनी अपनी शिफ्ट यहाँ से देख सकते हैं। ये 8-12 की है, 28-11 की है, 10-2 की है। तो सभी शिफ्ट आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, मान लो कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, आपका 5/2/2026 को अगर एग्जाम हुआ था 5 फरवरी को, और आपके जो एवरेज मार्क्स हैं 42 यहाँ पे आ रहे हैं, और आपने इस शिफ्ट में अगर 65 अचीव किए हैं तो 42 में 50 मतलब 8 और मार्क्स आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो आपके 73 मार्क्स यहाँ पे 5/2/2026 वाले कैंडिडेट के हो जाएंगे। मतलब इस शिफ्ट वाले के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं उनको लगभग 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी शिफ्ट में देख सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। देखो अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होता है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन कराया जाता है। तो मान लीजिए कि आपके अगर रॉ मार्क्स 65 हैं या फिर आपके रॉ मार्क्स 70 हैं, तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में अगर 2 बढ़ गए तो 67 भी हो सकते हैं, 4 बढ़ गए तो 69 भी हो सकते हैं, 6 बढ़ गए तो 71 भी हो सकते हैं, या फिर 10 बढ़ गए तो 75 भी हो सकते हैं। तो ये जो मार्क्स आपके आएंगे नॉर्मलाइजेशन, इसके बेस पे आपका पीईटी और फाइनल सिलेक्शन होगा। मान लो 70 हो गए तो 70 से बढ़ के अगर 10 बढ़ गए तो 80 हो गए, तो इसके बेस पे आपको पीईटी में सिलेक्ट किया जाएगा और इसी से आपकी जो फाइनल है वो कट ऑफ बनाई जाएगी। तो ये मत मानना कि आपके 65 मार्क्स आए हैं तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। 65 से हो सकता है आपके 80 मार्क्स भी हो सकते हैं, या फिर 65 के 65 ही रह सकते हैं, 67 भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी अलग-अलग ज़ोन में वैकेंसी है, उनका डाटा हमको मिला हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे प्रयागराज की बात करते हैं, तो प्रयागराज में टोटल जो वैकेंसी हैं वो 2000 आई हुई हैं, और हमें अभी तक 33,000 से ज़्यादा का डाटा मिल चुका है। तो यहाँ पे 2000 कहाँ तक यहाँ पे आ रहे हैं, अलग-अलग कैटेगरी में हैं। तो जो 2000 है वो यहाँ पे देखिए 1476 और 3765 के बीच में है, मतलब कि जो 70 है उससे तो ज़्यादा ही ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर आपके रॉ स्कोर 70 हैं तो बढ़ के वो 80 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन जिसके भी स्कोर 70 से कम रहेंगे, सॉरी, जो नॉर्मलाइजेशन वाले स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 70 से कम रह रहे हैं, तो फिर आपका प्रयागराज ज़ोन से सिलेक्शन होना बिल्कुल मुश्किल है, क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो रियल वाला डाटा है। तो ये तो आप बिल्कुल समझ ही लें कि अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 70 से कम रह रहा है, जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बताया है उसको आपको अप्लाई कर लेना है अपने स्कोर में। अगर फिर भी आपका 70 से कम स्कोर रह रहा है तो प्रयागराज ज़ोन से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये मान के चलो कि आपकी यहाँ से जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही जाने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया था कि जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 65 के बाद का डाटा निकल के आ रहा है। तो ये जो 65 का डाटा निकल के आ रहा है तो ये 65 से प्लस ही मान के चलना आप। अब हम आपको सारी चीज़ें अलग-अलग लिख कर बता देते हैं। तो देखो अब जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बताया है उसको अप्लाई करके आप अपने मार्क्स बताओ कि फिर कितने आ रहे हैं, मतलब मुझे मत बताओ, आप खुद में देख लो। इसके बाद आप अपने ज़ोन की वैकेंसी को देख लो और इस टेबल में कहाँ पे जो है चीज़ें आ रही हैं मिला सकते हैं, और इस टेबल से आप अपने-अपने ज़ोन की मिला सकते हैं। सभी ज़ोन के यहाँ पे देखो मार्क्स लिखे हुए हैं और कितने मार्क्स कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं। तो वीडियो को पॉज़ करके और अपनी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकते हो और बार-बार किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको चीज़ें कुछ बता देते हैं कि आपके कितने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए पीईटी के लिए और कितने होना चाहिए आपके फाइनल के लिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो पीईटी की तैयारी करेंगे और जब फाइनल में बाहर हो जाएँगे तो क्या मतलब ही निकलेगा अपना समय ख़राब करने का। तो चलिए अलग-अलग कैटेगरी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यूआर यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग-अलग कैटेगरी की यूआर के लिए, फिर लिखते हैं हम ओबीसी के लिए, फिर लिखते हैं हम एससी के लिए, फिर लिखते हैं हम एसटी के लिए और फिर लिखेंगे हम ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि कितने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपके होने ही होने चाहिए, जब जाके आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे फाइनल वालों के लिए भी लिख लेते हैं, ये हुए बच जाते हैं। ये फाइनल कट ऑफ की बात है, जो कि 2 से लेके 5 मार्क्स का यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसकी बात हम फिर भी कर ही देंगे। तो देखो अब हम आपको पीईटी की कट ऑफ बताते हैं और ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। जो फैक्टर मैंने बताया है उसको कैलकुलेट करके अपने मार्क्स ज़रूर निकाल लेना, तब जाके इस पे ध्यान देना, नहीं तो आप ये सोचो कि रॉ स्कोर मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजेशन है, जितने भी आपके मार्क्स आएँगे, ये रॉ स्कोर बिल्कुल भी मत आप समझना, ये पहले ही मैं बता देता हूँ। तो जो यूआर कैटेगरी के है नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स निकल के आएँगे, अगर आपके 72 से कम मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन देखो पीईटी के लिए तक भी नहीं होगा।
फाइनल के लिए तो छोड़ ही दो। ओबीसी वालों के लिए अगर आपके 70 से कम मार्क्स हैं तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वहीं जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 68 आप मान के चलना, एसटी कैंडिडेट लगभग 60 और 62 के समथिंग मान के चलना, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भी 70 प्लस ही मान के चलना। और ये कट ऑफ हमारी पीईटी के लिए जाने वाली है, आपको चीज़ें कट भी लग सकती हैं। और ये जो जोन है ये सभी जोन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जोन के कैंडिडेट हों नॉमिनेशन के बाद। मान लो 72 है तो हो सकता है रॉ स्कोर जिनका 60 है उनका भी सिलेक्शन होगा, यहाँ पे भी जिनका 60 है उनका भी हो जाएगा। एसटी वालों के लिए तो हो सकता है किसी का 50 पे भी हो जाए। तो ये रॉ स्कोर होंगे और नॉमिनेशन पे डिपेंड करेगा। तो हो सकता है किसी के रॉ स्कोर 62 ही रहेंगे तो उनके भी हो सकता है, 60 रहेंगे तो हो सकता है उनका नहीं हो सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब फाइनल की जो बात करें तो फाइनल देखो पीईटी जो है होता है उसमें कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। जब ये चीज़ हमको पता रहेगी तब जाके हम ये फाइनल कट ऑफ बता सकते हैं, पहले से नहीं बता सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास यही चीज़ें थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी ना आए आपको समझ में तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी चीज़ें जो कि लॉजिकल हैं, पूरे डाटा पे आधारित हैं। अब आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, किस जोन से आपका क्या हो रहा है, आप अपनी चीज़ें यहाँ से मिला सकते हैं। और बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसके हिसाब से हम अगली बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपको कुछ और चीज़ें समझा दें। तो अब आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो ही गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही कमेंट सेक्शन खुला है तो अपने डाउट भी लिख देना। धन्यवाद।